साल 2026 में क्रिक पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। नया साल, नया जोश, नई तरंग, नई उमंग, नई उम्मीद, वो होगी आप सब लोगों के लिए। मेरे लिए भैया कुछ ना है, क्योंकि मेरी फील्डिंग तो 2 दिन में ही सेट हो गई है। मुझे समझ में आ चुका है कि भाई 2 दिन ही बीते हैं और मेरा कमबैक अब 2026 में तो नहीं 2027 में ही होगा, क्योंकि भाई अपना तो सिंपल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 भी बर्बाद किया था, 2026 भी बर्बाद करेंगे, लेकिन लाइफ भले हमारी फील्डिंग कितनी भी सेट कर दे, पर हम क्रिकेट की फील्डिंग को कभी नहीं भूलेंगे। साल 2026 भले आ चुका है, पर क्रिकेट पर एज इट इज बात होगी। और आज तो बात होगी आरसीबी और गुजरात टाइटंस टीम के आईपीएल 2026 के फुल पोटेंशियल एनालिसिस पर। दोनों टीमों को पकड़कर कायदे से उनकी प्लेइंग 12, उनका स्वॉट एनालिसिस और क्या है मेरा इस टीम को लेकर ओपिनियन जानेंगे आप आज की वीडियो में। तो भाई साहब मजा धमाकेदार आने वाला है। अब वैसे तो मैं न्यू ईयर की कोई रेजोल्यूशंस रखता नहीं, क्योंकि इन सब चीजों में मैं बिलीव करता नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी एंड योर डिसिप्लिन इज परमानेंट। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तो भाई कोई बंदा कितने भी रेजोल्यूशन और मोटिवेशन लेता है, ये सारी चीजें 1-2 महीने चलती हैं, और तुम्हें तुम्हारे भाई का पता है मेरी तो 15 दिन भी नहीं चलती। तो वैसे तो कोई रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन बस इतनी मैनिफेस्टेशन है कि यूट्यूब पर इतना तगड़ा काम करना है कि आप लोगों ने जो अब तक प्यार बरसाया है उसे आप 10 टाइम्स ज्यादा कर दो। तो बस इसी के साथ जनवरी का एम रखते हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि हमारे 5 लाख का परिवार इस जनवरी में कंप्लीट हो, ये मैंने टारगेट रखा है। तो भैया अब सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखते हैं कि इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाली सारी वीडियोस में ऐसे ही हम डिस्कशन करते जाएंगे। टारगेट आपके लिए रख दिया है, सब्सक्राइब की बटन नीचे है, दबा दो। और चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से, और चलो बनाते हैं आरसीबी की आईपीएल 2026 की पॉसिबल बेस्ट 12। विराट कोहली एंड फिल शॉर्ट डेफिनेटली इज गोइंग टू ओपन फॉर मी, एंड देन नंबर 3 डिबेट आ जाएगी, क्योंकि आपके पास देवदत्त पाडिक्कल ऑलरेडी थे, लेकिन आपने वेंकटेश अय्यर को साइन किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार किस तरीके से हम इनमें से किसी एक को चूज करेंगे, किसी एक को क्या खिलाएं, या फिर क्या दोनों को खिलाने का कहीं स्लॉट है। और इनफैक्ट कुछ फैंस तो दोनों को भी खिलाने की बात कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टीम में ऑलरेडी इतनी स्टेबिलिटी है कि वो पिछले सीजन चैंपियन बन गए थे, यार मुझे नहीं लगता उस टीम को इतना ज्यादा छेड़ना चाहिए। सो एट नंबर 3 आइदर वेंकटेश और पाडिक्कल इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड देन जैसे जैसे सीजन आगे जाएगा आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आपको क्या करना है। दूसरे खिलाड़ियों की फॉर्म और फिर इन खिलाड़ियों की फॉर्म पर वो चीजें डिपेंड करेंगी। बट अगर आप मुझसे बोलोगे कि उत्कर्ष भाई स्टार्ट किससे करना चाहिए, मेरा एक लाइन आंसर रहेगा, एंड इट इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर, एंड दैट पर्सन इज देवदत्त पाडिक्कल। अब उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहली बात, देवदत्त पाडिक्कल आपकी कोर टीम का हिस्सा थे, और उन्होंने पिछले सीजन कुछ भी गलत नहीं किया था जब तक कि वो इंजर्ड नहीं हो गए कि आप उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करें। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि देवदत्त पाडिक्कल की करंट फॉर्म लाजवाब है। फिर चाहे वो स्मैट की बात कर लो, विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लो, बंदे ने भाई धड़ल्ले से रन बना रखे हैं। इन्हें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का डॉन ब्रैडमैन लोग कह रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि व्हाट इज देवदत्त पाडिक्कल इज डूइंग इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। और फिर वही बात है कि वो बंदा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी था, वो बंदा आपके लिए पहले शुरू कर रहा था। तो वेंकटेश के आने की वजह से उनकी प्लेस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि देवदत्त पाडिक्कल शुड स्टार्ट। अगर उनकी फॉर्म नहीं रहती है या फिर कहीं और आप वेंकटेश को फिट कर सकते हो तो कर लो, पर मुझे लगता है नंबर 3 पर स्टार्ट मैं देवदत्त पाडिक्कल से करूंगा। अगर उनकी फॉर्म रही तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वेंकटेश मेरे लिए स्लॉट इन होंगे। अब वो बात जरूर है कि रजत पाटीदार मध्य प्रदेश से हैं, वेंकटेश उनके बड़े खास हैं, तो शायद कप्तान साहब थोड़ा सा फेवर दें। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, पर मेरे लिए एनी डे पाडिक्कल इज गोइंग टू स्टार्ट। और वेंकटेश की वैसे डोमेस्टिक की भी फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे ही है, पर पाडिक्कल की बहुत बेटर है। सो हर रीजन आपसे यही कहेगा दैट पाडिक्कल शुड स्टार्ट। नंबर 4 पर रजत पाटीदार एज कैप्टन, जितेश शर्मा नंबर 5 पर एज विकेट कीपर, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ये आपके 2 तूफान फिनिशर्स हैं। पिछले सीजन इन दोनों ने कमाल तरीके से डिलीवर किया। लियाम लिविंगस्टन को आपने खिलाया, फिर आपने बिठा दिया, एंड दे हैव डन नथिंग रॉन्ग सिंस देन। टिम डेविड के थोड़े से इंजरी कंसर्न्स हैं, बट ही विल बी फिट एंड अवेलेबल फॉर आईपीएल 2026। तो अगर ये दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से पिछले सीजन डिलीवर कर रहे थे, अगर वैसे कर रहे हैं, तो आपकी स्टार्टिंग 12 तो यही होनी चाहिए। नहीं तो फिर बैकअप में आपने जैकब बेथल एंड जॉर्डन कॉक्स को तो रखा ही है। उसके बाद कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, श्रेयस शर्मा आपको एज इट इज नजर आने चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली द हेजल गॉड जॉश हेजलवुड रहेंगे, एंड देन ऑब्वियसली आपके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो यश दयाल आएंगे, अगर वो खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते तो फिर आएंगे मंगेश यादव, जिन पर आपने 5 करोड़ के ऊपर बिड की है, तो डेफिनेटली यू आर ट्रस्टिंग ऑन हिम। और मुझे लगता है कि यश दयाल की जगह मंगेश खेलते नजर आ सकते हैं। मोटा मोटा यही है आरसीबी की बेस्ट पॉसिबल 12, और यही बात होती है एक सक्सेसफुल टीम की, जो मैं हमेशा कहता हूं। अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपको ये चीज जानना है, तो उसका एक मापदंड ये जरूर होता है कि क्या आपकी प्लेइंग 12 अल्टीमेटली खुद को पिक कर रही है या फिर नहीं। और आरसीबी में दैट इज डेफिनेटली द केस। आपको ज्यादा प्लेइंग 12 में माथापच्ची करनी ही नहीं। स्वॉट एनालिसिस की बात कर लेते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ आरसीबी। और भाई इस टीम की मैं क्या बात करूं, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग साइड थी तभी तो भैया ट्रॉफी जीती है। अब उस टीम में स्ट्रेंथ तो भर भर के होगी, और मुझे बेसिक्स बताने की जरूरत है भी नहीं, तो मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले तो प्लेइंग 12 देखकर आप एक बात समझ चुके होंगे कि वेरी स्ट्रांग
एंड सेटल्ड प्लेइंग 12 आपको नजर आ रही है। शायद टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 12 है और यही तो बात है कि जिस टीम का कोर इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है उस टीम में प्लेइंग 12 सेटल्ड नजर आनी ही चाहिए एंड दैट इज द एग्जैक्ट केस विद आरसीबी, जिनकी बैटिंग डेप्थ आपको नंबर 8 तक नजर आएगी। आई मीन कृणाल पांड्या विद इंपैक्ट प्लेयर नंबर 8 पर बैटिंग करते नजर आते हैं एंड देन आपके लिए बॉलिंग ऑप्शंस कमाल के हैं इन टर्म्स ऑफ भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड जेन्युइन विकेट टेकर्स हैं। स्पिनर्स में कृणाल पांड्या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बॉलिंग करते हैं एंड देन यू हैव समवन लाइक विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट टू स्टार्ट द डिस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। दिस टीम लिटरली हैज एवरीथिंग। और फिर फिनिशर्स में तो भैया जिनके पास तूफानी टिम डेविड हो और जिस तरीके की वो ड्रीम फॉर्म में बंदा चल रहा है, व्हाट एल्स डू यू नीड इन योर टीम। इस टीम के पास लिटरली सब कुछ है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, जो नहीं था वो इस टीम ने ऑक्शन से लेकर आया है। आई मीन लिटरली इन्होंने सारे बेसिस ऑलमोस्ट कवर किए इस ऑक्शन में और इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई टीम अपने आप को कितना ज्यादा सीरियसली कंसीडर कर रही है कि 10 ऑक्शन बाइज के पीछे ये भागे थे, उनमें से 8 अपनी टीम में लेकर आए हैं। दैट जस्ट टेल्स यू द सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस टीम इन दिस ऑक्शन। ना ज्यादा पैनिक किए, ना ज्यादा परेशान हुए, पता था कि कौन से खिलाड़ी टारगेट करने हैं और उनको लेकर आए हैं। ऑलरेडी जहां पर मोस्ट ऑफ द टीमें अपनी प्लेइंग 12 को मजबूत कर रहे थे, दे वर फोकसिंग ऑन मेकिंग देयर बैकअप्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर और वो काम बखूबी इस टीम ने किया है। इस टीम को लेफ्ट हैंड बैटर चाहिए था टॉप ऑर्डर में, तो वेंकटेश मिल गए। फिर आपके लिए विहान मल्होत्रा भी एज अ बैकअप आ चुके हैं। आपके पास जैकॉब डाफी हैं, हेजलवुड की रिप्लेसमेंट के तौर पर सात्विक देसवाल हैं, एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मिल गया। मंगेश एंड दयाल के बैकअप में जॉर्डन कॉक्स एंड जैकॉब बैथल जैसे ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में एज अ बैकअप। सो दे लिटरली हैव एवरीथिंग इन देयर टीम। मतलब इससे ज्यादा एक टीम से तुम क्या ही मांग सकते हो। विजय माल्या मांग लो अगर मांग पाओ कि भैया वो आके पैसे लौटा दें। उसके अलावा तो दिस टीम हैज डन फुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस और इस टीम में तो शायद ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन 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 क्योंकि ये शॉर्ट एनालिसिस है तो कमी की बात तो होगी। वीकनेस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़े से लाइट अभी भी हैं स्पिन ऑप्शंस में। अगर आप देखोगे तो रिस्ट स्पिनर के तौर पर श्रेयस शर्मा है एंड देन दे हैव सात्विक देसवाल, 2 साल से नेट बॉलर रहे हैं। आरसीबी बहुत ट्रस्ट करती है इन पर। ऑब्वियसली सात्विक एक नया स्किल सेट लेकर आ रहे हैं पर अनटेस्टेड हैं इन आईपीएल, तो क्या अनट्रस्टेड भी हैं वो एक बड़ा सवाल है। देन यू आर जस्ट लेफ्ट विद श्रेयस शर्मा और फिर उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी आ जाती है, तो वो एक चीज़ है कि स्पिन ऑप्शन में थोड़ा और बेटर हो सकता था। इसके अलावा मुझे लगता है इस टीम की कोई वीकनेस नहीं है पर एक दिक्कत हो सकती है इस टीम का इंजरी इशू और स्पेशली जॉश हेजलवुड जो कि एशेस के साथ आ रहे हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे एंड देन ही इज गोइंग टू कम डायरेक्टली इनटू द आईपीएल। तो उनका वर्कलोड क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मैनेज कराएगा। सेम विथ भुवनेश्वर कुमार, वो भी थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों इस टीम की लिटरली जान है गेंदबाजी में। इनका फिट रहना इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड देन मुझे लगता है एक जो जबरदस्ती की वीकनेस में ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे मिली, वो ये है कि थोड़ा सा हैवी रिलायबिलिटी है इनकी विदेशी फिनिशर्स पर। इनके पास टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, इन दोनों पर आप स्टार्टिंग 12 में डिपेंडेंट हो। देन अगर बैकअप भी देख रहे हो तो बेथल है एंड देन यू हैव गॉट जॉर्डन कॉक्स। तो इन पर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इनका परफॉर्म करना जरूरी है। रही बात अगर इस टीम में अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वेंकटेश अय्यर को एंड दिस कुड बी हिज रिडेम्पशन ईयर। याद रहे कि वेंकटेश अय्यर वही खिलाड़ी हैं जिन पर केकेआर ने बहुत ट्रस्ट किया, पैसे भी लगाए, लेकिन आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। केकेआर ने अपनी टीम से जाने दिया है वेंकटेश को। अब आरसीबी उनका नया घर है, देखना है कि क्या वो अपना रिडेम्पशन भी लेकर आएंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है इस टीम के पास डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मोमेंटम की। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो मोमेंटम इस टीम के पास है उसे ये टीम कैरी फॉरवर्ड करे और बैक टू बैक टाइटल जीते, जो काम ऑलरेडी सीएसके और एमआई सिर्फ 2 ऐसी आईपीएल टीमें हैं जिन्होंने आज तक किया है। और अगर इस टीम के थ्रेट्स की बात करें तो एक जो सीरियस थ्रेट जो मैं बहुत टाइम से हाईलाइट कर रहा हूं लेकिन आरसीबी ने मेरी नहीं सुनी, वो है यश दयाल का सीरियस केस। मैंने पहले भी कहा था कि यश दयाल को रिटेन नहीं करना चाहिए, मैं बहुत नाखुश था और आप सब लोगों ने देखा है कि चीजें उनके लिए कितनी ज्यादा सीरियस होती चली जा रही हैं। दे शुड हैव नेवर रिटेन्ड यश दयाल और उसकी वजह से जो इस टीम की मार्केट वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो 2026 में जाते हुए काफी हद तक डंट कर सकती है। लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ बोलें, आपका मजाक उड़ाएं और मुझे लगता है कि वहां पर आरसीबी ने एक बहुत भारी गलती की है। रही बात थोड़े से क्रिकेटिंग थ्रेट्स की, तो मुझे लगता है कि इस सीजन आपको कंपटीशन पिछले सीजन से ज्यादा मिलेगा, स्पेशली टॉप की टीमें, फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई हो, केकेआर हो, इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। स्पेशली ऑक्शन में तो सीएसके और केकेआर ने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग राइवल्स आपको देखने को मिलेंगे, कंपटीशन इस सीजन ज्यादा होगा। एंड देन मुझे लगता है एक जो एक्चुअली में जेन्युइन क्रिकेटिंग थ्रेट है वो है हाई एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। आई मीन अब आप उल्लड़ पुल्लड़ आरसीबी नहीं हो, आपको भी चाहिए फुल इज्जत क्योंकि आप भी चैंपियन हो, तो वो प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा कि भैया आप भी परफॉर्म करो। अब वो कैलकुलेटर वाली कहानी से बात नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इस टीम पर पड़ सकता है और इसीलिए अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूं आरसीबी टीम को विद माय वन लाइन ओपिनियन, तो बस इतना कहूंगा कि रियल हाई क्वालिटी टीम है और फाइनली हमारे पास वो आरसीबी है, वो स्ट्रॉन्ग आरसीबी है जिसको कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ेगी, जो मुझे लगता है अपनी परफॉर्मेंस और अपने क्वालिटी क्रिकेट के बल पे
आपको 2026 में भी डोमिनेट करते नजर आएंगे। खैर, अगर आप आरसीबी फैन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप अपनी टीम को कितना हाईली रेट करोगे, 10 में से कितने अंक दोगे अपनी टीम को, और क्या लगता है कि इस साल के आईपीएल में ये टीम कहां तक पहुंच रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। और भाई साहब, आवादे की टीम की अगर स्टार्टिंग 12 हम कंस्ट्रक्ट करें, लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग 12 ऑफ गुजरात टाइटंस इन आईपीएल 2026। मुझे लगता है इस टीम के लिए स्टार्ट करेंगे शुभमन गिल एज कैप्टन, साई सुदर्शन नंबर 2 पर, जॉस बटलर एज विकेट कीपर नंबर 3। भैया इस टीम की आन बान जान ये तीनों खिलाड़ी हैं। इसके बाद नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर की आप उम्मीद करते हो। जिस तरीके की कॉल ये टीम मैनेजमेंट ले रहा है और जिस तरीके से ऑक्शन में इस टीम ने कोई स्ट्रॉन्ग बाई इस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए खरीदी भी नहीं है, इस टीम के पास सरफेन रदरफोर्ड थे, उनको जाने भी दिया है। लगता तो यही है कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर खेलेंगे, शाहरुख खान एट नंबर 5। एंड देन आता है इस टीम का सबसे बड़ा सवाल और हेडेक, जो कि है कि क्या ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे या फिर जेसन होल्डर, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि शायद दोनों में से किसी एक के लिए ही स्लॉट बने। हालांकि मैं एक ऐसी पॉसिबल 12 भी बताऊंगा जहां दोनों का स्लॉट बन जाए, पर अभी के लिए ये इस टीम का बड़ा सवाल है और शायद वो ये भी डिफाइन करेगा कि इस टीम की फिलॉसफी किस तरीके की है, क्योंकि होल्डर पर हैवी इन्वेस्टमेंट आपने की है। आप अपनी गेंदबाजी को होल्डर से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वो गेंदबाजी में बहुत इंप्रूव हुए हैं, उनकी डेथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है हाल फिलहाल में, और उन्होंने T20 क्रिकेट में बहुत फोकस किया है। यॉर्कर्स बहुत अच्छी नील कर रहे हैं, स्विंगिंग यॉर्कर्स लेकर आ रहे हैं, बैटिंग में भी लोअर डाउन दी ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, जो कि ऑलरेडी कमजोर थी, उसको और कमजोर बनाओगे? बिकॉज इसका मतलब यह है कि फिर नंबर 7 पर राहुल तेवतिया रहेंगे, राशिद खान रहेंगे, साई किशोर रहेंगे, इसके बाद कगिसो रबाडा एंड देन मे बी प्रसिद्ध कृष्णा टू स्टार्ट विथ, या फिर अशोक शर्मा भी वैसे अब आपके पास है, और उसके बाद ऑब्वियसली इंपैक्ट प्लेयर मोहम्मद सिराज आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर रियल प्रॉब्लम यह है कि नंबर 4 से नंबर 7 के बीच अगर आप इनकी बैटिंग देखोगे, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल नजर आती है। और इसीलिए क्या ये टीम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकती है कि ग्लेन फिलिप्स और जेसन होल्डर दोनों खेल जाएं? फॉर दैट यू डेफिनेटली हैव टू ड्रॉप कगिसो रबाडा, यू हैव टू टेक दैट बोल्ड कॉल। पिछले सीजन भी वो काफ़ी समय तक आपके लिए अवेलेबल नहीं थे और आपने काम चलाया था, और इस सीजन आपने और अच्छे गेंदबाजों पर इन्वेस्ट किया है। अशोक अब आपके पास हैं, तो इंडियन ऑप्शन ही आपके पास और बेहतर हैं, और इनफैक्ट ल्यूक वुड भी आपके लिए बैकअप में अवेलेबल हैं। बट अगर आप ये बोल्ड कॉल लेते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन ये खुलता है कि ग्लेन फिलिप्स आपके लिए 4-5 के आसपास खेल जाएंगे, जेसन होल्डर आपके लिए 7-8 पर आ जाएंगे, एंड देन आपको मे बी साई किशोर को हटाना पड़ेगा। एक बोलिंग ऑप्शन आपके लिए कम होगा, पर वही बात है कि अगर जेसन होल्डर खेल रहे हैं तो फिर ऑलरेडी आपके पास बोलिंग ऑप्शंस वो 6 विकल्प तो है ना, विथ वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग एट नंबर 4। आई मीन आपको ऑलरेडी जेसन होल्डर के खेलने के साथ और ये सारे गेंदबाजों के साथ लगभग 7 बोलिंग ऑप्शन मिलते, एक कम हो भी गया तो 6 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो शायद बॉलर्स को लेकर तो ये टीम उतनी ज़्यादा परेशान ना हो, पर क्या ये ऑप्शन एक्सप्लोर करेगी ये टीम, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर वही सेटल्ड 12 के साथ ये जाएंगे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको ये कॉल लेनी है कि फिलिप्स या फिर जेसन होल्डर में से कोई एक आपकी 12 में खेले। खैर, ये एक ऐसी कॉल है जिसको मैनेजमेंट को लेनी चाहिए, और अगर मुझे खिलाना होता तो मैं जेन्युइनली बोलूं तो मैं तो दूसरी 11 खिलाता, जिसमें मेरे लिए फिलिप्स और होल्डर दोनों खेलते, एंड में भी मैं कगिसो रबाडा को ड्रॉप कर देता, क्योंकि मुझे मेरी बैटिंग में हाईली कंसर्न्स नजर आ रहे हैं अगर मेरे लिए फिलिप्स नहीं खेलते हैं। अगर मैं फिलिप्स को हटा दूं एंड देन नंबर 4, 5, 6, 7 पर मेरे लिए सुंदर, शाहरुख, जेसन होल्डर एंड तेवतिया खेल रहे हैं, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ प्रॉमिसिंग मिडिल ऑर्डर जो मुझे चाहिए होगा। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से डिसाइड करना है। खैर, अगर बात करें इस टीम के स्ट्रेंथ के बारे में, तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है 7 जेन्युइन बोलिंग ऑप्शंस हैं इनकी स्टार्टिंग 12 में। वो 12 जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव 12 है, जिसमें होल्डर या फिर फिलिप्स में से कोई एक आपके लिए स्टार्ट करेगा, और शायद इसीलिए तो मैंने बोला कि आप ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देख सकते हो जिसमें ग्लेन फिलिप्स आपके लिए खेल जाएं, जेसन होल्डर भी खेल जाएं, देन यू हैव 6 स्टिल जेन्युइन बोलिंग ऑप्शंस। मुझे लगता है इतना बुरा विकल्प नहीं होगा। खैर, इनकी अगली स्ट्रेंथ जो कि मैं हर साल डिस्कस करता हूं, द मोस्ट कंसिस्टेंट टॉप 3 इन आईपीएल, और उसके बाद अब आपके पास टॉम बैंटन एज बैकअप भी हैं जॉस बटलर के, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने आप को T20 क्रिकेट में बहुत इंप्रोवाइज किया है। आई थिंक इनका जो टॉप 3 है वो जैसा मैंने बोला, इनकी आन बान शान है, और वही इस टीम की जान है। देन देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली देयर बोलिंग अटैक, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास थे ही, अब आपके पास होल्डर भी हैं, अशोक भी हैं, इनफैक्ट ईशांत शर्मा, पृथ्वीराज, गुरनूर बराड़ जैसे ऑप्शंस आपके पास बैकअप में अवेलेबल हैं, और वैसे भी स्पिन ऑप्शंस में आपके पास राशिद हैं, सुंदर हैं, साई किशोर हैं एज अ फिंगर स्पिनर। सो जेन्युइनली आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बोलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा इस टीम की स्ट्रेंथ मुझे इस टीम के क्वालिटी बेंच ऑप्शंस में भी नजर आती है, स्पेशली कुछ खिलाड़ी लाइक कुमार कुशाग्र, निशांत या फिर अनुज हैं, गुरनूर हैं। शायद ये किसी और टीम में होते तो ये आपको प्लेइंग 12 का भी हिस्सा नजर आते। वो दिखाता है कि इस टीम के पास जो बेंच है वो भी बहुत क्वालिटी की है, लेकिन अनटेस्टेड है, और यही थोड़ी सी दिक्कत भी है। तो इसको आप स्ट्रेंथ में और वीकनेस में दोनों में रख सकते हो। खैर, जो जेन्युइनली इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है, जिसको हमने स्टार्टिंग 12 बनाते हुए भी तुरंत डिस्कस किया था, आपको समझ में आया होगा, वो है इस टीम का मिडिल ऑर्डर, जो कि सीरियसली क्वेश्चनेबल
कैपेबल हैं। आई मीन देखो, आपके पास एक प्रूवन बैटर था नंबर 4 पर शर्फेन रदरफोर्ड के तौर पर, जिस बंदे ने आपके लिए परफॉर्म करके दिया भी था। कुछ मैच फिनिशिंग स्लॉगिंग वाली एबिलिटी थी, पर करके देता था बंदा, रन बनाता था, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आपने उस बंदे को जाने दिया ट्रेड के थ्रू, और फिर आपने ऑक्शन में जाते हुए किसी को उस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए खरीदा भी नहीं। यहां तक भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, आपने नहीं खरीदा तो आप कोशिश ये करते हो कि चलो अगर नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो उनके जो आजू बाजू वाली पोजीशन है वहां पर तो हम बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करते। समवन लाइक डेविड मिलर, जिनको आपने आसानी से बेस प्राइस पर जाने दिया पर बिड ही नहीं की। मुझे लगता है कि वहां पर इस टीम ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, और उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर, फिर चाहे वो फॉरेन मिडिल ऑर्डर हो या फिर इंडियन ऑप्शन हो, दोनों जगहों पर यह टीम थोड़ा सा लैग करती है, थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, या फिर दूसरी टीमों के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कमज़ोर है। तो ये इस टीम के लिए एक बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट एक छोटी सी वीकनेस इस टीम की जो मैंने और देखी वो यही थी कि इस टीम ने सिर्फ वो 2 टीमों में से एक टीम है जिसने अपना ओवरसीज कोटा फिनिश नहीं किया, और स्टिल फिर आपके दिमाग में आएगा कि डेविड मिलर तो फिर खरीदे जा सकते थे, क्योंकि आपके पास तो एक स्लॉट भी विदेशी का अभी भी आपके स्क्वाड में खाली है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स और जेसन होल्डर का रोल इस सीजन इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस टीम ने और कोई ऑप्शन अपने आप को शायद दिए ही नहीं। बात करें अगर इस टीम के लिए अपॉर्चुनिटी की, तो 3 खिलाड़ियों को मैं देखता हूं जिनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस सीजन। वो है वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स एंड जेसन होल्डर। जैसा मैंने बोला कि इनको मिलेगा अपने आप को आईपीएल में अनाउंस करने का मौका, और आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दीज प्लेयर्स। इनमें से 2 को तो पूरा प्रॉपर मौका देने वाली है टीम, ऐसा मुझे फील होता है। और रही बात इस टीम के थ्रेट्स की, तो जैसा मैंने बताया मिडिल ऑर्डर तो आपकी वीकनेस है, पर आपके लिए थ्रेट ये है कि ओवर डिपेंडेंसी है टॉप 3 पर, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपने कोई खास ज्यादा काम किया नहीं। तो कंबाइन होकर दोनों एक सीरियस थ्रेट आपके लिए बन जाते हैं कि अगर टॉप 3 ने आपके लिए परफॉर्म नहीं किया तो फिर तो भैया राम भरोसे ही टीम है। और उसके अलावा मुझे लगता है एक जो जेन्युइन थ्रेट इस सीजन निकल कर आया है वो है राशिद खान की लगातार घटती हुई फॉर्म। हम सब ने देखा है कि राशिद अब वो राशिद नहीं है जो पहले हुआ करते थे। वो एक्स्ट्रा जिप जो उन्हें अपनी गेंदबाजी में मिलता था, जो विकेट देने पर मजबूर करता था बल्लेबाजों को, वो नहीं मिल रहा, एंड दैट कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर दिस टीम, क्योंकि राशिद इस टीम के जान है। और इसीलिए अगर इस टीम का 1 लाइन ओपिनियन मुझे देना हो तो बस इतना कहूंगा कि जब से ये टीम आई है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, इस टीम ने हमें सरप्राइज किया और हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की है। शायद इस टीम की काबिलियत पर तो अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली इस टीम ने ओवर द ईयर्स डिलीवर किया है, और मुझे लगता है कि उस चीज को इस सीजन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑक्शन और बेटर हो सकता था, जहां पर इस टीम ने काम उतना बेहतर नहीं किया है, बट ये टीम कोर वाइज बहुत स्ट्रांग थी और अभी भी स्ट्रांग ही है। खैर, ये रहा आरसीबी और गुजरात टाइटंस को लेकर मेरा आईपीएल 2026 के लिए फुल ऑन एनालिसिस। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके का इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपकी फेवरेट टीम के लिए पहुंचे। और याद रखना कि जनवरी में 50,000 न्यू सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए इस वीडियो पर कम से कम 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स तो बढ़ने चाहिए। फटाफट से कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।